आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम प्रारंभ करेंगे अगले पदार्थ अवयव से। किसी विशिष्ट वाक्य के विभिन्न अंशों को अवयव कहा जाता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, यह 5 अवयव है। इनके बारे में हमने न्याय दर्शन के भाग 1 में अनुमान प्रमाण के वर्णन में विस्तार से बताया है। कतिपय प्राचीन न्यायिकों ने इन 5 अवयवों के अतिरिक्त अन्य 5 अवयवों की भी कल्पना की है। यह अन्य 5 अवयव जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन और संशयाभ्युदास है, पर वस्तुतः अर्थ साधन में इनका सीधा उपयोग कुछ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि परंपरा से हटकर कहीं इनका सहारा ले लिया जाए। तो इनमें पहला है जिज्ञासा, जिसका तात्पर्य किसी अर्थ को जानने की इच्छा से है। अब देखिए, यह केवल अर्थ को जानने के लिए व्यक्ति की प्रवृत्ति में मात्र प्रयोजक है। अर्थ के साधन में इसका सीधा उपयोग कुछ भी नहीं है। किसी अर्थ को व्यक्ति क्यों जानना चाहता है? केवल इसलिए कि तत्वतः उसको जानकर यदि वह हानिकारक है तो उसे छोड़ दे, यदि लाभकर है तो उसे ग्रहण कर ले, यदि ये दोनों बातें भी नहीं है तो उसकी उपेक्षा कर दे। अब यह स्थिति अर्थ के साधन में कोई सहारा नहीं देती। अब दूसरे अवयव संशय के बारे में हम अभी पिछले भाग में ही बात कर चुके हैं, तो आगे तीसरा अवयव ले लेते हैं, शक्य प्राप्ति। इसका स्वरूप है कि प्रमाण और प्रमाता प्रमेय का ज्ञान कराने के लिए होते हैं। प्रमाता का अर्थ होता है प्रमाणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अथवा विषय का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार केवल इतना जानने से कि प्रमाण प्रमेय का ज्ञान कराने के लिए होते हैं, किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती। अब चौथा अवयव है प्रयोजन। इसके बारे में भी हम अभी बता चुके हैं कि किसी अर्थ सिद्धि को लक्ष्य करके प्रवृत्त होना उस अर्थ का प्रयोजन होता है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा आदि अवयवों का प्रयोग किसी अर्थ का निश्चय करने के लिए ही किया जाता है। अब आता है 5वां अवयव, संशयाभ्युदास। इसका तात्पर्य केवल इसका प्रतिपक्ष का वर्णन करना है। यह इसलिए किया जाता है कि इसका प्रतिषेध कर देने पर विचार करने वाले विषय अपने वास्तविक रूप में प्रकाशित किए जा सकें तथा यह स्पष्ट हो जाए कि विरोधी कथन यथार्थ नहीं था। प्रतिषेध का अर्थ खंडन करना अथवा निवारण करना होता है। इस प्रकार प्रतिपक्ष का वर्णन मात्र कर देने से अर्थ सिद्धि नहीं होती। अब आता है अगला पदार्थ, तर्क। तत्व ज्ञान अथवा किसी वस्तु के विषय में निर्णय उपयुक्त प्रमाणों की उपस्थिति पर होता है। इस प्रकार किसी वस्तु की यथार्थता को जानने के लिए, तत्व ज्ञान को जानने के लिए प्रमाणों के आधार पर उपस्थित विरुद्ध धर्मों अथवा गुणों को पहचानकर उनके विषय में मनन व चिंतन करना तथा वस्तु सिद्धि के लिए मिथ्या प्रमाण को उपेक्षित करके उचित और यथार्थ प्रमाण के बारे में निश्चय करके उसे स्वीकार करके वस्तु अथवा तत्व का निर्धारण करना, यही तर्क का स्वरूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो तर्क तत्व ज्ञान में सहयोगी प्रमाणों को बल देता है और प्रमाणों को अपना कार्य करने के लिए उनके मार्ग में आए संशय आदि अवरोधों को हटाकर मार्ग को स्वच्छ करता है। इसी रूप में तर्क यथार्थ ज्ञान के लिए सहयोगी माना जाता है। अब आता है अगला पदार्थ, निर्णय। एक धर्मी वस्तुओं में 2 विरुद्ध धर्म प्रतीत होने पर उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है। तब हम तर्क के आधार पर दोनों ओर हेतु की खोज करते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में उन हेतुओं को प्रस्तुत करके अपने कथन की सिद्धि और दूसरे के कथन का खंडन किया जाता है और उनमें से किसी एक के प्रति शुद्ध हो जाने से वह निवृत्त हो जाता है और जो शेष रहता है वह अर्थ का अवधारण अथवा निश्चय है। इसी को निर्णय कहते हैं। निर्णय का यह स्वरूप अथवा प्रकार उसी अवसर के लिए है जहां पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा चर्चा करके विषय का अवधारण निश्चय किया जाता है। ऐसी चर्चा में अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध दोनों वादी तथा प्रतिवादियों द्वारा निरंतर किया जाता है। अब आता है अगला पदार्थ, वाद। एक अधिकरण में 2 विरुद्ध धर्मों को लक्ष्य करके निर्धारित नियमों के अनुसार जो चर्चा की जाती है उसे वाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक पदार्थ के विरोधी धर्मों को लेकर प्रमाण, तर्क, साधन और अशुद्धियां दिखलाने से तत्व के विरुद्ध न होकर अपितु तत्व के पक्ष में अनुमान के 5 अवयवों को लेकर जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं उसे वाद कहते हैं। जो व्यक्ति प्रमाण दिए बिना ही बातचीत करता है, इसका अर्थ है कि वह बात करना नहीं जानता है। अब आता है अगला पदार्थ, जल्प। प्रमाण, तर्क आदि साधनों से युक्त छल, जाति और निग्रह स्थानों के आक्षेप से वाद करने का नाम जल्प है। देखिए, वाद में जय पराजय नहीं होती, वहां केवल सत्य आदि का निर्णय करना उद्देश्य होता है। परंतु जब जय पराजय उद्देश्य हो जाता है तब वहां कहीं छल से काम लिया जाता है और कहीं निग्रह स्थानों पर विवाद किया जाता है। अर्थात जल्प का उद्देश्य सत्य का ज्ञान, किसी अनुसंधान का निर्धारण अथवा उसकी स्थापना नहीं होता। जल्प का उद्देश्य मात्र विजय होती है, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, चाहे छल ही क्यों ना करना पड़े। अब आता है अगला पदार्थ, वितंडा। ऐसा विवाद जिसमें कोई पक्ष अपना कोई सिद्धांत न रखे अथवा उसका कोई सिद्धांत ही ना हो, बल्कि केवल दूसरे के पक्ष का खंडन करना ही, उसकी बात को नकारना ही एकमात्र उद्देश्य हो, तब उसे वितंडा कहते हैं। जैसे ही यदि आप कोई बात कहें तो दूसरा व्यक्ति तुरंत आपकी बात को नकार देगा, कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं अथवा आप गलत हैं।
अब यदि आप कहें भाई तुम ही बता दो, तो उसे कुछ पता नहीं होगा। उसके आपकी बात को नकारने का, खंडन करने का उसके पास ही कोई भी आधार नहीं होगा, कोई भी प्रमाण नहीं होगा। बस एकमात्र उद्देश्य होगा कि बस आपकी बात को स्वीकार नहीं करना है। अब आता है अगला पदार्थ, हेत्वाभास। हेत्वाभास पद का अर्थ है जो वस्तुतः हेतु ना हो पर हेतु के समान आभास कर रहा हो अथवा प्रतीत हो रहा हो, जबकि साध्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य ही हेतु की वास्तविकता होती है। इस प्रकार जो हेतु के समान दिखता तो हो पर वस्तुतः हेतु नहीं हो, अपितु हेतु से भिन्न हो। इस प्रकार यह पद स्वयं अपने स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। अब आता है अगला पदार्थ, छल। किसी की बात को उसके कथित पद अथवा पदों के विविध अर्थ अथवा कही गई बात के अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके कथन की काट करना छल कहलाता है। साधारण शब्दों में विवाद करने वाले विपक्षी के शब्दों के उल्टे अर्थ करके उसके अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ निकालना छल कहलाता है। छल 3 प्रकार का होता है, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। अब आता है अगला पदार्थ, जाति। जब वादी के द्वारा प्रयुक्त हेतु में जो प्रसंग बाधा रूप से प्रस्तुत किया जाता है उसे जाति कहते हैं। जब प्रतिवादी वादी के पक्ष का खंडन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है तब पराजय से बचने और किसी न किसी प्रकार वादी को निरुत्तर करने अथवा श्रोतागणों को प्रभावित करने की भावना से जाति का प्रयोग करता है। जाति प्रयोग के 24 प्रकार के भेद होते हैं। अब आता है अंतिम पदार्थ, निग्रह स्थान। चर्चा के अवसर पर जब व्यर्थ के हेतु का प्रयोग किया जाए जिसका वस्तु से कोई संबंध ना हो, हेतु कहने के समय हेतु ही ना दिया जाए, जब बुद्धि उत्तर देने में असमर्थ हो जाए, बुद्धि की असमर्थता के कारण अपने अभिमत के ही विरुद्ध कह जाना अथवा ऐसी बात कह देना जिसका कहना सभा स्थल एवं चर्चा के प्रसंगों में निंदनीय व अवांछनीय हो, ऐसी स्थिति को निग्रह स्थान अर्थात पराजय का अवसर माना जाता है। अब आप लोगों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।